रक्षनी नागिन अपने स्वयंवर से भागकर अपने कक्ष में बैठकर रो रही होती है। अभी तक उसके अनेकों विवाह टूट चुके थे और आज स्वयंवर में भी वो पूरे नागलोक में हंसी का पात्र बन गई थी, जिसके कारण उसके माता पिता भी बहुत चिंतित हो गए थे। ये सब देखकर उसे फिर से अपनी की हुई गलती का बहुत पछतावा होता है और वो सोचने लगती है, काश मैं उस दिन धरती लोक ना गई होती तो मुझसे इतनी बड़ी भूल ना होती। क्या सच में मुझे कभी विवाहित जीवन का सुख प्राप्त नहीं होगा? आखिर कब तक मेरे साथ ऐसा होता रहेगा? रक्षनी अपना स्वयंवर छोड़कर कक्ष में क्यों भाग आई थी? रक्षनी किस भूल की बात कर रही थी? धरती लोक पर ऐसा क्या हुआ था जो रक्षनी ये सब बोल रही थी कि उसे कभी विवाहित जीवन का सुख प्राप्त नहीं होगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रक्षनी नागलोक के नागराज की पुत्री थी, जो देखने में बहुत अधिक सुंदर और मनमोहक थी। जो भी उसे एक बार देख लेता, उसी पर उसकी नजरें टिक जाती। फिर भी रक्षनी को अपने रंग रूप पर कोई अभिमान नहीं था। वो नागलोक के सभी नाग नागिनों के साथ प्रेम पूर्वक ही रहा करती थी। रक्षनी का बचपन से ही केवल विवाह का सपना था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन रक्षनी भ्रमण के लिए नागलोक से धरती लोक पर जाती है। भ्रमण करते हुए रक्षनी जैसे ही सड़क के बीचों बीच पहुंचती है, तभी सड़क पर एक तेज वाहन उसके बेहद ही करीब से गुजरता है, जिससे उसकी जान जाते जाते बच जाती है। जिस पर क्रोधित होकर वो बिना कुछ सोचे समझे उस वाहन को चलाने वाले व्यक्ति को डस लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो अपने अर्धनागिन अवतार में आ जाती है। और जिसे देखकर उस मनुष्य की पत्नी भाविका, जो कि गर्भवती थी, जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अर्ध रूप में, यानी तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुमने ये क्या कर डाला? बिना जाने समझे तुमने मेरे पति की जान ले ली। मैंने सुना था कि तुम नाग नागिन बिना किसी कारणवश किसी की जान नहीं लेते, फिर भी तुमने मेरे पति की जान ले ली। हाँ, तुमने सही सुना। हम कभी बिना वजह किसी कारण के किसी पर वार नहीं करते, लेकिन तुम धरती पर रहने वाले मनुष्य जमीन पर चलने वाले प्राणियों की कदर नहीं करते। तुम लोगों के लिए वो सब बस कीड़े मकोड़े समान होते हैं। यही गलती तुम्हारा पति भी करने की प्रयास कर रहा था, इसीलिए अपनी जान बचाने के प्रयास में मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम सिर्फ एक घमंडी नागिन हो, वरना तुम्हें दिखाई देता कि मेरा पति तुम्हें मारना नहीं, तुम्हें बचाना चाहता था। उसने पहले ही तुम्हें देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को तुम्हारे तक पहुंचने से पहले ही मोड़ दिया। लेकिन तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दिया और तुमने मेरे पति की जान ले ली। मैं तुम्हारा और कुछ तो नहीं कर सकती, क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली और इच्छाधारी नागिन हो। लेकिन मैं तुम्हें दिल से ये हाय देती हूँ कि जिस तरह से तुमने मेरे पति को मार डाला, मुझसे मेरा विवाहित जीवन का सुख छीन लिया, उसी तरह से तुम्हें भी कभी विवाहित जीवन का सुख प्राप्त नहीं होगा। इसके बदले तुम मेरी जान लेना चाहो तो वो भी ले सकती हो। भाविका की बात सुन के रक्षनी नागिन बहुत घबरा जाती है और तुरंत वहाँ से अपने नागलोक वापस आ जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन रक्षनी की नेत्रों के सामने वो दृश्य हट ही नहीं रहा था। ना ही वो उस औरत की दर्द भरी हाय को भुला पा रही थी। ऐसे ही कुछ समय और निकल जाता है। रक्षनी के लिए नागलोक के कई घरानों से अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन फिर भी उसका विवाह किसी न किसी कारण से टल जाता था। एक दिन थक हार कर वो अपने माता पिता को अपने साथ हुए धरती लोक के हादसे के बारे में सब कुछ बताती है, जिस पर उसके माता पिता कहते हैं, पुत्री, तुम बिना बात के चिंतित हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अभी तक तुम्हारे विवाह का सही समय और योग न आया हो, इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा होगा। हाँ पुत्री, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम चिंतित ना हो। नहीं माँ, पिताजी, मैंने एक निर्दोष की हत्या की है, इसलिए मुझे दंड मिल रहा है। अगर हमारी पुत्री इतनी परेशान है तो क्यों ना इस समस्या का हल निकालने के लिए हम एक बार नागमाँ के पास चले, शायद वो हमारी मदद कर दे। मुक्षित के कहने पर तीनों लोग नागमाँ के पास जाते हैं और रक्षनी से अनजाने में हुई गलती के बारे में बताते हैं, जिसके बाद नागमाँ अपनी शक्तियों का प्रयोग करके
उन्हें हल बताती हुई कहती है, तुम्हारी पुत्री ने एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग की जान ली है, जिस कारणवश उसे हाय दी गई है। अब केवल एक ही रास्ता है। जो भी नाग पूरी सच्चाई जानते हुए भी अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी इच्छा अनुसार रक्षनी से शादी करेगा, तभी इसका शादीशुदा जोड़ा सलामत रहेगा, वरना जैसे इसने उस स्त्री का जोड़ा तोड़ा है, इसका भी टूट जाएगा। लेकिन नागमाँ, अगर मैंने ये बात बताकर किसी से विवाह करना चाहा तो कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा। इस बात का उत्तर तुम्हें समय के साथ मिल जाएगा। नागमाँ से मिलकर आने के बाद दक्षित अपनी पुत्री का विवाह करवाने के लिए एक स्वयंवर रखता है, जिसमें भाग लेने के लिए नागलोक के कई गांवों से अनेकों नाग आते हैं। सबके बीच में ये प्रतियोगिता रखी जाती है कि जो भी सबसे जहरीले नाग होंगे, उन्हीं सबके साथ हमारी पुत्री समय बिताएगी, और जिसके बाद जो नाग हमारी पुत्री का मन जीत लेगा, वही उनका दामाद बनेगा। उसी के साथ उसका विवाह होगा। स्वयंवर की प्रतियोगिता के अनुसार सभी नागों में केवल यक्षक नाग और विराट नाग ही थे, जिनका जहर बाकी नागों से अधिक जहरीला था। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद दोनों रक्षनी नागिन के साथ समय बिताने के लिए तैयार होते हैं। तभी कुछ समय बाद रात के समय रक्षनी यक्षक के कक्ष में आकर कहती है, हमें आपसे मिलकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। आपने सच में ये प्रतियोगिता जीत कर हमें खुश कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। आप जैसी सुंदरी मेरे साथ जीवन भर रहेगी, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सपना नहीं है। मुझे आपसे विवाह करके अत्यधिक प्रसन्नता होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इतना कहकर रक्षनी यक्षक को अपने साथ हुए हादसे और उससे जुड़ी अपने जीवन की परेशानी बताती है, जिसे सुनते ही वो अधिक सोच में पड़ जाता है। जिस पर रक्षनी कहती है, आपके पास एक रात का समय है। आप अच्छे से विचार विमर्श करें और अपना फैसला हमें बताएं। आप जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। इतना कहकर रक्षनी यक्षक के कक्ष से निकलकर विराट के कक्ष में जाती है और उसे भी मिलकर कहती है, आपको मुझसे विवाह करने में कोई परेशानी तो नहीं? आप क्या कह रही हैं? आप किसी सुंदर कल्पना से कम नहीं हैं। आपसे कौन होगा जो शादी नहीं करना चाहेगा? आप कल स्वयंवर में आए, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इतना कहकर रक्षनी अपने जीवन की परेशानी विराट को प्रकट करती है, जिसे सुनते ही वो बहुत डर जाता है और रक्षनी से कहता है, देखिए, आप मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपसे शादी करके मैं अपनी मृत्यु को गले नहीं लगाना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अभी इसी पल यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर विराट उसी समय रक्षनी के महल को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद रक्षनी केवल सुबह स्वयंवर में होने वाले यक्षक के फैसले का इंतजार कर रही थी, जिसमें उसकी पूरी रात निकल जाती है और अगली सुबह पूरा नागलोक स्वयंवर को देखने के लिए इकट्ठा होता है। तभी यक्षक नाग स्वयंवर में पहुंचकर रक्षनी की सारी बातें बताते हुए विवाह से इनकार करके चला जाता है। जिसके बाद नागलोक के सभी नाग नागिन उसे बहुत बातें सुनाते हैं। ये सब देखकर रक्षनी वहाँ से रोते हुए अपने कक्ष में चली जाती है। रक्षनी के जाने के बाद उसके माता पिता भी उसके पीछे जाते हैं और उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। सभी परेशान होते हैं। तभी वहाँ लक्षकित नाम का एक नाग आकर कहता है, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मुझे अपने योग्य समझे तो आपका स्वयंवर आज ही होगा और पूरे नागलोक के सामने होगा, और मुझे आपके जीवन में हुए हादसे से कोई परेशानी नहीं है। मरना जीना तो परमात्मा के हाथ में है, और वो जानते हैं कि आपने जानकर उस मनुष्य को नहीं मारा है। मुझे विश्वास है वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? नहीं है, मैं आपसे अपनी इच्छा से शादी कर रहा हूँ। आप मुझे बहुत पसंद है। लक्षकित की बात सुनकर रक्षनी और उसके माता पिता अधिक खुश हो जाते हैं और पूरे नागलोक के सामने बड़ी ही खुशी के साथ दोनों का स्वयंवर कर देते हैं। जिसके बाद रक्षनी का विवाह करने का सपना भी पूरा हो जाता है। ये सब क्या कर दिया सुप्रिया तुमने? आखिर तुम्हें नागमणि चाहिए थी तो मुझे खुद से मांग लेती। नागमणि चुराने की क्या जरूरत थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सुप्रिया नागिन पत्थर की बन गई? आइए
कहानी को पूरा जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। नाग लोग नाग नागिनों का गढ़ था। उन्हीं के बीच दो इच्छाधारी नागिन बहनें भी रहा करती थी, जिसमें से अंशिका ईमानदार थी और सुप्रिया लालची। ऐसे ही एक बार अंशिका शिव की तपस्या कर रही थी और सुप्रिया बस बिना मेहनत के ही सब कुछ पाना चाहती थी, इसीलिए उसके अंदर अंशिका से कम शक्तियाँ थी। एक दिन सुप्रिया अपनी बहन को बोलती है, अंशिका, क्या तुम थोड़े से पुष्प मुझे भी दे सकती हो? मुझे भी शिव की आराधना के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता है। ये तेरी मांग मांग के लेने की आदत है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू खुद मेरी जगह जल्दी उठकर फूल तोड़कर नहीं ला सकती। जब मैं लाती हूँ तो मुझसे मांग लेती है। अब तो ले ले, लेकिन कल से तू भगवान शिव की आराधना के लिए खुद ही फूल लेकर आएगी। क्या हुआ, मांग लिए थोड़े से पुष्प तो। वैसे भी मुझे जरूरत नहीं है और मैं इतनी आलसी नहीं हूँ। ऐसे ही रोज अंशिका नागिन रोज बगीचे से फूल इकट्ठे करके लाती और शिव की आराधना के लिए बैठ जाती। जिसके बाद सुप्रिया अंशिका की थाली से थोड़े फूल उठा लेती और जल्दी से शिवलिंग पर चढ़ाकर बाहर घूमने निकल जाती। तभी पूजा करके अंशिका गुस्से में आकर कहती है, सुप्रिया, तू नहीं सुधरेगी ना लालची। तूने आज लालच में चोरी करना भी सीख लिया। तूने मेरे फूल उठाए हैं ना। अब तुम मुझ पर चोरी का नाम लगा रही हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो मैं पृथ्वी लोक पर जाकर रहती हूँ। अरे रुक तो, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तुझे अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। सुप्रिया और अंशिका पृथ्वी लोक के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर सुप्रिया अपना रूप बदलकर इंसानी रूप में लोगों के घर के बीच एक घर में रहने लगती है। तभी उनके पास की एक पड़ोसन अपने घर में खीर बना रही होती है और उसकी खुशबू सुप्रिया के घर तक आती है। जिसके बाद सुप्रिया कहती है, क्या सुगंध आ रही है। ये मनुष्य कितना अच्छा भोजन बनाते हैं। घर ही जाती हूँ इनके। ओम नमः शिवाय। मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आज ही आई हूँ। थकान की वजह से आज हमने कुछ बनाया नहीं। आपके घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। क्या मुझे थोड़ा सा कटोरी में देंगी आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारी नई पड़ोसन जो हैं, कोई बात नहीं, ले जाओ। सुप्रिया खीर मांगकर घर आ जाती है। तभी उसकी बहन ये देखकर बोलती है, मांग लाई वहाँ से मंगती। तू कभी सुधरेगी ही नहीं। कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग भी कर लिया कर और खुद भी कुछ बना लिया कर। छोड़ ना, खीर कितनी अच्छी है, तू भी खाकर देख। कितनी स्वादिष्ट है, अति उत्तम। मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो गया। चल कहीं बाहर चलकर देखते हैं कि इंसान क्या क्या करते हैं, हमें भी तो पता चले। दोनों बहनें बाजार जाती है, जहाँ सुप्रिया को साड़ी पसंद आती है, लेकिन पैसे ना होने के कारण अंशिका उसको नहीं दिलवा पाती। अंशिका एक नौकरानी बनके लोगों के घर में काम करती थी, जिससे उसके पास पैसे आते थे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया को काम करने में आलस आता था, इसीलिए वो चोरी करने लगती है। बाजार में अंशिका के साड़ी ना दिलाने के कारण वो साड़ी को चुरा लेती है और आते जाते लोगों की जेब से पैसे भी निकाल लेती है और घर आकर साड़ी पहनने की कोशिश करते हुए बोलती है, मुझे तो साड़ी बांधने ही नहीं आती। शालिनी के पास जाकर बनवा आती हूँ। सुप्रिया शालिनी के घर पहुंचकर कहती है, शालिनी, क्या आप मुझे ये साड़ी पहना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और मैं तुमको आसान तरीके से साड़ी बांधना सिखा दूंगी। साड़ी बंधवाने के बाद वो खुद को निहारते हुए कहती है, अरे वाह, मैं तो कितनी सुंदर लग रही हूँ। अरे इतने सारे फल लेकर कौन आया? मेरे पति लेकर आए हैं। बोल रहे थे अच्छे फल थे, इसलिए वो लेकर आ गए। अच्छा, क्या एक फल मुझे भी दोगी? वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो इन फलों को देखकर मुझे भूख लग रही है। हाँ क्यों नहीं, तुम ले लो फल। रुको मैं प्लेट ले आती हूँ, काट कर खा लेना। वो औरत जब तक आती है तब तक सुप्रिया अपने साड़ी के पल्लू में 2 सेब छुपा लेती है और शालिनी आकर कहती है, अब खा लो इस प्लेट में रखकर। धीरे धीरे सुप्रिया नागिन की आदतें और बिगड़ जाती है। शालिनी को उस लालची नागिन की आदतें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि सुप्रिया बार बार कुछ न कुछ बहाने से उसके घर आकर चीजें मांगती। उसी शाम अंशिका काम से घर आकर सुप्रिया की साड़ी देखकर कहती है, सुप्रिया, तू ये साड़ी कहाँ से लाई? चोरी तो नहीं की ना तूने? नहीं ना, अब तो तुझे मुझ पर शक हो रहा है। मैं तेरी बहन हूँ, रुक जा।
मैं अभी अपनी शक्तियों से देखती हूँ कि तू ये मेहनत से लाई है या चुरा कर। ये क्या, तुझे शर्म नहीं आई? एक इच्छाधारी नागिन होकर चोरी भी करने लगी। लालच में कितने गिरती जा रही है तू। लोगों की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उनका नुकसान भी मत कर। अभी के अभी मेरे साथ तू नागलोक वापस चल, नहीं तो मैं तुझे अपनी शक्तियों से बंदी बना दूंगी। अंशिका अपनी बहन सुप्रिया को नागलोक ले आती है और वहाँ आने के बाद लंबे समय के लिए अंशिका ध्यान लगाकर शिव की तपस्या करती है। उसके अच्छे स्वभाव और तपस्या से खुश होकर शिव उसे नागमणि दे देते हैं। लेकिन उस नागमणि की एक खास बात थी कि कोई और इच्छाधारी नाग नागिन उसे छू नहीं सकता था। जो भी नागमणि को छूने की भी कोशिश करता तो वो पत्थर की मूर्त बन जाता। नागमणि को प्राप्त करके अंशिका पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है, जिसे देखकर उसकी बहन चिढ़ने लगती है और अकेले में कहती है, जब देखो अपना रोब दिखाती रहती है। सुंदर क्या हो गई, ज्यादा ही घमंड करने लगी। मैं इसकी नागमणि चुराकर सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर सब मुझे नागेश्वरी कहकर बुलाया करेंगे। अधिक शक्तिशाली और सबसे सुंदर सिर्फ मैं ही होंगी इस पूरे नागलोक में। नागमणि मिलने पर अंशिका उसको एक पत्थर पर रखकर सुप्रिया के लिए अपने हाथों से भोजन बनाने लगती है। तभी सुप्रिया इसका फायदा उठाकर नागमणि के पास पहुंच जाती है और उसे चुराने की सोचकर जैसे ही नागमणि छूती है तभी वो पत्थर की मूर्ति बन जाती है। अंशिका भोजन बनाकर अपनी बहन को आवाज लगाती है, सुप्रिया खाना तैयार है, बोलती क्यों नहीं? कहाँ चली गई? देख कर आती हूँ इस लड़की को। अंशिका नागिन सुप्रिया नागिन को पूरे नागलोक में देखने जाती है। तभी उसे एक आवाज आती है, अंशिका मैं यहाँ हूँ इस नागमणि के पास, मुझे ठीक कर दो अंशिका। अंशिका अपनी नागमणि के पास जाकर देखती है तो सुप्रिया वहाँ पत्थर की बनी होती है। ये देखकर अंशिका कहती है, ये क्या, मुझे तो लगा कोई मूर्ति है। याद आया शिवजी ने मुझे वरदान दिया था कि मेरे अलावा अगर नागमणि को कोई भी छुएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका मतलब तूने मणि चुराने की सोची थी? अंशिका रोते हुए अपनी बहन को देखकर कहती है, ये क्या कर दिया तुमने? आखिर तुम्हें नागमणि चाहिए थी तो मुझसे मांग लेती। नागमणि चुराने की क्या जरूरत थी? नागमणि चुराकर मैं शक्तिशाली बनना चाहती थी ताकि नागलोक में सिर्फ मेरी ही चर्चा हो। आज तूने लालच में आकर अपने ही घर में चोरी कर ली। मिल गई ना तुझे इसकी इतनी बड़ी सजा। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। आज बहुत बड़ा सबक मिल गया है मुझे। मैं कभी लालच नहीं करूंगी सुप्रिया, मुझे ठीक कर दो। चुप हो जा। अगर तुझे अपने किए पर पछतावा है तो तू बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, और अगर ठीक होने के बावजूद तू वापस से यह सब करेगी तो तू हमेशा के लिए पत्थर की मूर्त बन के रह जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगी। अंशिका अपनी शक्तियों से सुप्रिया को ठीक कर देती है, जिसके बाद सुप्रिया सुधर जाती है और एक अच्छी इच्छाधारी नागिन बन जाती है।